हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम सेक्शन 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी जो प्रीवियस क्लास थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको सेक्शन 22 बताया था, ठीक है, जिसमें था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की कौन कौन सी लिमिट होती है और मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताए थे कि कौन से स्टेट्स को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी थे। तो जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी है वो मेरी क्लास जाके ज़रूर देखना। तो सेक्शन 23 लिमिट को बताता है, ठीक है, लेकिन जो हमारा सेक्शन 23 होता है वो ये बताता है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन से पर्सन्स लायबल नहीं है। इट मीन्स भाई इन लोगों को, जो ये सारे केसेस हैं, उन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, उनके लिए बिल्कुल एग्जम्प्ट होता है, ठीक है। सेक्शन 23 तो सबसे पहला है 100% एग्जम्प्टेड गुड्स सर्विसेज सप्लाई बाय ए पर्सन। मतलब ऐसे कोई गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो 100% एग्जम्प्ट होती है। तो अगर उस चीज़ की कोई भी पर्सन सप्लाई करता है तो उसको सेक्शन 23 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है, नॉट लायबल, ठीक है, बिल्कुल भी लायबल नहीं है। तो जो 100% एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज होती हैं, ठीक है। फिर आता है सेकंड, एग्रीकल्चरिस्ट। आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स में जीएसटी में बहुत सारी छूट दी जाती है एग्रीकल्चरिस्ट को। तो एग्रीकल्चरिस्ट पर्सन जो होता है उनको भी सेक्शन 23 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला 100% एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। फिर थर्ड आता है पर्सन कवर्ड अंडर 100% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम फॉर सप्लायर, ठीक है। आरसीएम क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, ये सब मैं आपको एक डिफरेंट क्लास में बताऊंगी। बट अगर यहाँ पे समझने के लिए मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एक आरसीएम क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है किस पे, रिसीवर पर। सप्लायर होता है जो गुड्स की सप्लाई करता है, तो इस केस में कभी भी जीएसटी सप्लायर पे नहीं करता है। इसमें जो गुड्स को रिसीव करता है, इट मीन जो रिसीवर होता है, वो हमेशा जो है जीएसटी को पे करता है, ठीक है। तो उसे ही हम आरसीएम कहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर सप्लायर, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दो लोग आते हैं, सप्लायर और रिसीवर। तो आप कहेंगे यहाँ पे सप्लायर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी सेक्शन 24 जहाँ पे रिसीवर का आता है और रिसीवर हमेशा जीएसटी को पे करता है। तो सेक्शन 24 में वो कंपलसरी होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, सप्लायर, सप्लायर कभी भी आरसीएम में जीएसटी को पे नहीं करता। तो वो 100% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो पर्सन हमेशा कवर होता है। फॉर सप्लायर वो सेक्शन 23 में कवर्ड है, जिसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिल्कुल भी लायबल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि आरसीएम में अगर कोई पर्सन कवर्ड है जो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो सेक्शन 23 में लायबल नहीं है, सिंपल, ठीक है। फिर आता है कुछ अदर नोटिफाइड होती है बाय द जीएसटी काउंसिल ने किसी और को भी मतलब नोटिफाइड किया है। अब कौन कौन से केसेस हैं, सबसे पहले हमारा आता है, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख और 10 लाख। अब आपको याद होगा कि जब मैंने सेक्शन 22 पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, 20 लाख, 10 लाख एंड 40 लाख की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अगर आप अंडर होते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब वो क्रॉस हो जाता है तब आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा, अप टू 20 लाख और 10 लाख, इट मीन्स 20 और 10 लाख के वो अंडर में है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज लिखा है, गुड्स नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज, ठीक है, दूसरी बात। देन उसके बाद लिखा है इंटर स्टेट सप्लाई। 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। पहली बात है इंटर। अब आपको पता होगा कि इंटर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द स्टेट। मैंने बताया था इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट और इंटर का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट। मतलब अगर एक स्टेट से अनोदर स्टेट में अगर कोई भी सर्विसेज की, ठीक है, किसी भी सर्विसेज की सप्लाई होती है अप टू 20 लाख और 10 लाख की, याद रखना, तब वो सेक्शन 23 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं है। अब आप कहेंगे इतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सेक्शन 24 जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। क्योंकि जब इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स की होती है, ठीक है, जब इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स की होती है तब आपको सेक्शन 24 में कंपलसरी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर समझने की वाली बात है 3 पॉइंट को। पहली बात, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है, ठीक है, वन स्टेट टू अनोदर स्टेट, ओनली फॉर सर्विसेज, ठीक है, नॉट गुड्स, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का होता है। और अगर अप टू 20 लाख और 10 लाख की होती है तो उनको सेक्शन 23 में कवर्ड होते हैं, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, ठीक है, सिंपल। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सेकेंड आता है इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ
हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख और 10 लाख। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट है, इसमें भी क्या लिखा है, इंटर मतलब मैंने बताया ही ऊपर, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, बट किसकी, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, अप टू 20 लाख और 10 लाख। ठीक है, अप टू 20 लाख और 10 लाख तो सही है क्योंकि 20 और 10 के अंडर में है। ठीक है, तो अप टू 20 लाख और 10 लाख है, इंटर स्टेट है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट है, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स की है। याद रखना, नॉर्मल गुड्स की नहीं है, हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स होते हैं उनकी अगर सप्लाई होती है अप टू 20 लाख और 10 लाख इंटर स्टेट सप्लाई, तो वो भी सेक्शन 23 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। सिंपल। उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड केस आता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख और 10 लाख। यहाँ पर भी क्या है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, सेम क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है, सेम क्या है, अप टू 20 लाख और 10 लाख है। ठीक है, तो बस छोटे छोटे पॉइंट चेंज हो रहे हैं। तो आप क्या समझो कि अरे यार यहाँ पर भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स था, यहाँ पर भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, अप टू 20 लाख 10 लाख तो तीनों ही केस में है, इंटर स्टेट सप्लाई तो तीनों में ही है। ठीक है, तो बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सर्विसेज का केस बताया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करता है, इंटर स्टेट सप्लाई करता है अप टू 20 लाख और 10 लाख की, तो उसको भी सेक्शन 23 में कवर किया जाता है, वो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया, इनको जीएसटी काउंसिल ने नोटिफाइड किया है कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है सर्विसेज की अप टू 20 लाख 10 लाख सेक्शन 23 में कवर्ड, इंटर स्टेट सप्लाई होती है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अप टू 20 लाख 10 लाख सेक्शन 23 में कवर्ड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, ये पर्सन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की अप टू 20 लाख और 10 लाख सेक्शन 23 में कवर्ड है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एकदम सिंपल। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत याद रखना क्योंकि जब सेक्शन 24 आएगा तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा, इस वजह से आप पॉइंट को पिकअप करना। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, जैसे इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की है, ठीक है, अप टू 20 लाख और 10 लाख है, तो इस छोटे छोटे पॉइंट्स को पिकअप करना। ठीक है, देन उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ गुड्स अप टू 40 लाख। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थर्ड कैटेगरी थी, इट मीन्स जो वन और सेकेंड कैटेगरी को छोड़कर जो हमारी थर्ड कैटेगरी थी, जैसे कि यूपी हमारा हो गया, और हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, बहुत सारे मतलब जो हमारे स्टेट्स होते हैं, मैंने बताया था अगर उस स्टेट में गुड्स की सप्लाई होती है तो वहाँ पर लिमिट होती है अप टू 40 लाख, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। ठीक है, सप्लाई होती है तो अप टू 40 लाख की मैंने बताई थी कि थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 40 लाख की, कि अगर हमारा अप टू 40 लाख रुपीज़ तक के लिए होता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। जैसे वो 40 लाख क्रॉस करेगा तो उसको जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बोला है कि अगर गुड्स की सप्लाई करते हैं अप टू 40 लाख, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 40 लाख को यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, अप टू 40 लाख है, तो ऑब्वियस सी बात है सेक्शन 23 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल नहीं है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट बोला है, इट मीन्स कुछ केसेस को छोड़कर। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन कवर्ड हो रहा है सेक्शन 24 में, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन गुड्स की सप्लाई कर रहा है 40 लाख के अंडर में, ठीक है, 40 लाख के अंडर में, बट अगर वो पर्सन हमारा जो है सेक्शन 24 में कवर्ड है। अब मैंने आपको बताया कि सेक्शन 24 होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपल्सरी का मतलब क्या हो गया, चाहे लिमिट कुछ भी हो, ठीक है, चाहे अमाउंट कुछ भी हो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना है, इट मीन्स होना है। ठीक है, तो अगर कोई गुड्स की सप्लाई करेगा थर्ड कैटेगरी में अप टू 40 लाख की भी, तो भी तो अगर वो पर्सन सेक्शन 24 में कवर्ड होगा तो उसको तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि सेक्शन 24 का मतलब होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो जब आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, तब चाहे आपकी लिमिट कुछ भी हो, चाहे आप अप टू 40 लाख रुपीज़ करो या 10 लाख करो, 20 करो, 30 करो, 40 अबव करो, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना ही होना है। ठीक है, तो इस केसेस को छोड़कर। ठीक है, सप्लायर ऑफ टिप, मैंने बताया था टिप का मतलब क्या होता है, टबैको, आइसक्रीम और पान मसाला, इसके सप्लायर की लिमिट क्या है, 20 लाख है, ना कि 40 लाख है। तो इनको छोड़ के अब आपको समझ में आया कि एक्सेप्ट मतलब ये है कि ये लोग जो होते हैं सेक्शन 23 में कवर्ड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 24 में कंपल्सरी है, टिप में तो अप टू 40 लाख की लिमिट ही नहीं है, उसमें तो 20 लाख की लिमिट है।
ठीक है। फिर पर्सन वांट टू टेक द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोग चाहें तो वो वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से। तो जब अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फिर चाहे वो कितने की भी सप्लाई करें, डजेंट मैटर, ठीक है, तो कोई मैटर ही नहीं करता है। तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाना। तो फिर चाहे लिमिट कुछ भी हो, आप कितने तक की भी सप्लाई करो, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए ही हो गए, ठीक है। एंड देन लास्ट आता है पर्सन कवर्ड कैटेगरी 1 and 2 अंडर सेक्शन 22, ठीक है, अंडर सेक्शन 23। अब मैंने बताया था अंडर सेक्शन 22 में हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी होती है, ठीक है। ये दोनों कैटेगरी में हमारे अगर पर्सन कवर्ड होते हैं तो सिंपल सी बात है, ये जो लिमिट है अप टू 40 लाख की वो हमारी थर्ड कैटेगरी के लिए है, ठीक है। इट मीन्स वो इन कैटेगरी वालों के लिए, इनके और इनके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर जब पर्सन सेक्शन 22 में फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी में है तो वो इस कैटेगरी में तो आएंगे ही नहीं, तो उनको भी छोड़ के, ठीक है। तो सिंपल, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ कि जो अप टू 40 लाख रुपीज़ अगर कोई गुड्स की सप्लाई करता है तो उसको सेक्शन 23 में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। लेकिन अगर 24 में कवर्ड है तो कंपलसरी है, चाहे कितने की भी सप्लाई करे। टिप के लिए 20 लाख की लिमिट होती है, ना कि 40 लाख की होती है। अगर कोई वॉलंटरी करा रहा है तो चाहे कितने की भी सप्लाई करे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ही लेगा, ठीक है। एंड अगर 1 and 2 कैटेगरी में कवर हो रहे हैं अंडर सेक्शन 22, ठीक है, अगर पर्सन कवर हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि 1 and 2 कैटेगरी के लिए नहीं, ये 40 लाख की लिमिट थर्ड कैटेगरी के लिए होती है, ठीक है। तो ये होता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताया था कि अगर अप टू होता है 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख तो उस केस में वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है, ठीक है। सेक्शन 23 के अंडर में वो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी सेक्शन 24, वो कंपलसरी है, तो वहाँ पे आपको कराना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप कितने की भी सप्लाई करो, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि अगर कोई 100% एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है वो सेक्शन 23 में कवर्ड है। एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। अगर आरसीएम है, अगर पर्सन कवर्ड होता है 100% आरसीएम फॉर सप्लायर, सेक्शन 23, ठीक है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है सर्विसेज की अप टू 20 लाख, 10 लाख, इंटर स्टेट सप्लाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख, 10 लाख, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख, 10 लाख, और अगर गुड्स की सप्लाई होती है अप टू 40 लाख। तो अगर ये सब पर्सन्स हैं तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, सेक्शन 23। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान क्या होता है कि आप बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट को पिकअप करो, बस इतना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, मेरी बात आपको समझ में आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई और तरह की वीडियो चाहिए, कुछ मोटिवेशनल वीडियो चाहिए या टाइम शेड्यूल की कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं आपको ज़रूर वो दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।